हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो लेखक हैं, गजलकार हैं, गीतकार हैं और राजपत्रित अधिकारी हैं। आप हैं डॉक्टर संजय जैन जी। संजय जैन जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार आपका। हम जानना चाहेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं और उन पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण, अजीज और नजदीक कौन सी पुस्तक है? मेरी ओम प्रकाश जी अभी तक 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या बात है। जिनमें से एक सबसे पहले सन 2002 में मेरा काव्य संग्रह पब्लिश हुआ था जी, प्रकाशित हुआ था, जो था मत बांटो हिंदुस्तान को। वो उसके बाद 2007 में, फिर 12 में, फिर 2019 में वाह, 4 बार प्रकाशित हुआ। क्या बात। उसके बाद मेरे लगातार जो हैं 6 गजल संग्रह और एक मैंने पूरी रामायण को दोहों में लिखा था, तो उसका एक दोहा संग्रह निकला। मेरे गजल संग्रह में जज्बात, जो उर्दू अकेडमी के द्वारा उर्दू में प्रकाशित हुई, और उसके बाद 2020 में वो हिंदी अकेडमी के द्वारा हिंदी में भी प्रकाशित हुई। क्या बात है, क्या बात है। उसके पश्चात मेरा दोहा संग्रह जो है श्री राम दोहावली, जो इस मैंने आपको ही बताया, जी जी जी, वो प्रकाशित हुआ। 2020 में ही मेरा एक मुक्तक संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद मेरा एक गजल संग्रह दिल से आया और एक गीत संग्रह तुम्हारे लिए, वाह, ये 2021 में 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई। उसके बाद 2023 में रिमझिम और खिड़कियां खुली रखना, ये 2 मेरे गजल संग्रह प्रकाशित हुए। क्या बात है। उसके बाद मेरा आज के जमाने में जो प्रचलित उर्दू की 32 बहरें लगभग कही जाती हैं, तो मैंने 32 बहरों में गजलें कही, और उसमें मेरा जो एक गजल संग्रह प्रकाशित हुआ लम्स गजल। और इसके पश्चात मेरा एक और छंद संग्रह प्रकाशित हुआ, जो हिंदी अकेडमी के द्वारा प्रकाशित किया गया, तो छंद सुगंध के नाम से वो पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके बाद मेरी लगभग 100 से अधिक गजलें हैं जो अलग अलग गायकों ने, गायिकाओं ने गाई हैं, जो YouTube पर उपलब्ध हैं। तो मेरी उन चुनिंदा गजलों का एक संग्रह शायर एक गायक अनेक प्रकाशित किया गया। वाह। इसके बाद मेरा रुबाई पर मैंने काम किया, और मेरी रुबाइयों के नाम से मेरा एक रुबाई संग्रह प्रकाशित हुआ। और अभी हाल ही में 2026 में मेरे एक रामायण मंचन, रामलीला मंचन जो है, मैंने क्योंकि हम स्कूल के बच्चों से रामलीला कराते हैं, तो मेरा मन था, तो पूरी रामायण को मैंने नाटक के बतौर नाटक पे मेरा ये पहला गद्य संग्रह, जिसमें गद्य भी है और पद भी हैं, तो ये मेरा नाटक संग्रह रामलीला मंचन इस साल अभी प्रकाशित हुआ। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, जैन साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे एक परिवार होता है तो अभिभावक के बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां होते हैं जी, ठीक उसी तरह से जो अपनी पुस्तकें होती हैं, तो उनमें भी जैसे पुत्रों में और पुत्रियों में एक ऐसा प्रिय होता है कि जो हमारा कहना मानता है, हालांकि संस्कारवान सभी होते हैं बच्चे। जी। ऐसी पुस्तकों पर आते हैं कि इन पुस्तकें, आप में बहुत 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें आई हुई हैं, इन पुस्तकों में सबसे अजीज, सबसे नजदीक कौन सी पुस्तक आपके दिल के करीब है? यदि मैं ये कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी जिस 32 बहरों में जो मैंने गजलें कही, तो जो मेरा लम्से गजल जो गजल संग्रह था, वो मैंने जब लिखा तो उसके लिए मुझे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज हुआ। बधाइयाँ। तो वो मुझे बहुत अजीज है। लेकिन यदि मैं कहूँ, आप कहें कि सबसे प्रिय, तो जो मेरी शायर एक गायक अनेक, वो मेरा जो गजल संग्रह है, उसमें मेरी चुनिंदा गजलें हैं, जिसके अंदर जो सारी की सारी गजलें अलग अलग गायक गायिकाओं ने गाई हैं, और वो सारी YouTube पर भी उपलब्ध हैं। वो मुझे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप पुस्तकों में आपने एक विशेष पुस्तक का जिक्र किया, ठीक उसी तरह आपके जो गजलें हैं उनके तमाम शेर आपको याद हैं और बहुत प्रिय हैं। उनमें से भी 1-2 शेर जो आपके दिल को छूते हैं और आपके दिल के तारों को झकझोर देते हैं, 1-2 शेर हमारे दर्शकों को साझा करें। जी जरूर जी। 4 मिसरे जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, मुझे बेहद अजीज हैं, कि कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया, कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया, कभी भी रहनुमा कोई न अब तक मैं बना पाया। वाह। लगी थी दौड़ दुनिया में,
बहुत पैसा कमाने की। क्या बात है। मुझे था शौक रिश्तों का, फकत रिश्ते कमा पाया। वाह वाह वाह। मुझे था शौक रिश्तों का, फकत वाह रिश्ते वाह कमा वाह पाया। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक मेरी गजल का मतला है जो मुझे बेहद अजीज है कि लगा दी जिंदगी सारी फकत इज्जत कमाने में। लगा दी जिंदगी सारी फकत इज्जत कमाने में, गया कुछ भी नहीं उसका जरा उंगली उठाने में। वाह वाह। गया कुछ भी नहीं उसका जरा उंगली उठाने में। बहुत खूब डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि आज का युवा सबसे ज्यादा किस चीज से भीतर से टूट रहा है? अकेलेपन से टूट रहा है या असफलता की वजह से टूट रहा है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि जो आज का युवा है उसके मन में जो इच्छाएं हैं कुछ पाने की, वो कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से, कुछ मानसिक दृष्टिकोण से, कुछ माता पिता का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, कुछ अपने जो उसका पीयर प्रेशर है, उससे वो बहुत ऊंचाइयों को बहुत जल्दी पा लेना चाहता है। और जब वो उन ऊंचाइयों को उस समय सीमा में नहीं पा पाता तो कहीं ना कहीं उसके भीतर जो है वो उसका मन टूट जाता है जी। और जहां तक आपने कहा कि अकेलापन, तो अकेलापन वाली स्थिति तो चाहे वो आज का समय हो, पहले का समय हो, हर समय इंसान भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है और अकेलेपन में भी कभी वो अकेला नहीं रहता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया ने युवाओं की संवेदनाओं को कमजोर किया है या उनकी अभिव्यक्ति को मंच दिया है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ओम प्रकाश जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूं कि आपका सोशल मीडिया है, इसने युवाओं को एक बहुत अच्छा मंच प्रदान किया। हमारे अंदर सभी के मन में भावनाएं होती हैं, जज्बात होते हैं जो हम व्यक्त करना चाहते थे। पहले का जब दौर था तब मान लीजिए हम किसी कवि की बात करें या किसी शायर की बात करें या किसी लेखक की बात करें जी, तो गिनी चुनी पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी जिसमें हम उनको चिट्ठियां भेजते थे। यदि वो हमारी उस कविता को, उस गीत को, उस गजल को सही पाते थे तो वो उसको छाप देते थे, अन्यथा उसको कहीं रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में युवा पीढ़ी के पास ये सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो अपने मन से निकले हुए तमाम भावों को अभिव्यक्त कर सकता है किसी भी रूप में। क्या बात है, क्या बात। चाहे वो गद्य में हो, पद्य में हो, गीत में हो, गजल में हो, मुक्तकों में हो, चाहे वो लघु कथा के रूप में हो, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कथ्य में और तथ्य में जान होगी तो आपके साथ लोग स्वतः जुड़ जाते हैं और आप अपने मन की अभिव्यक्ति एक दूसरे तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी प्रेम में जल्दी टूट क्यों जाती है? रिश्ते ऑनलाइन हो गए लेकिन अपनापन ऑफलाइन हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि रिश्ते ऑनलाइन होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पहले परिवार संयुक्त रूप से जुड़े हुआ करते थे। हम लोग अपने दादा दादी के साथ छुट्टियों में नाना नानी के पास, दादा दादी के पास रहा करते थे। परिवार में चाचा ताऊ, कोई भी किसी वक्त भी आपको डांट सकता था, फटकार सकता था। लेकिन हमने उस पतंग की तरह आजाद होने की कोशिश की। कुछ समय की विडंबनाएं कहिए कि आज धीरे 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 परिवार संयुक्त से होकर अब एकल परिवार होते जा रहे हैं। आज पहले बड़े आंगन हुआ करते थे, घर बड़े हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे। आज वो ना तो लोग रहे, ना रिश्ते रहे, ना घर रहे। आज हम छोटे छोटे घरों में या एक घर में भी, अगर घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घर से मेरा अर्थ ये नहीं है कि उसकी क्षेत्रफल कितना है। आज हम घर में 4 प्राणी भी यदि माँ बाप और 2 बच्चे हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि माँ अपने अलग कमरे में है, बाप अपने अलग कमरे में मोबाइल लेकर बैठा है, बच्चे अपने अलग कमरे में लेकर बैठे हैं। हमारे बीच में संवाद नहीं रहा जी। और जब संवाद होता है तो हम अगर बच्चों को बुलाना भी चाहते हैं तो 4 बार उनको आवाज देंगे तो वो अपने फोन में, कानों में हेडफोन लगाकर बैठे होंगे और उसके बाद जो है 4 बार बुलाने के बाद जब हम जाकर कहेंगे तो फिर तब वो कानों से वो निकाल कर कहेंगे हाँ क्या कह रहे थे, और उसके बाद हम कहते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं, बस पानी चाहिए था, ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी समाज में
जो आज के दौर में हम जिस दौर में रह रहे हैं उस वक्त को जी रहे हैं, जहां हमारे आपस के बीच में संवाद बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं, संवेदनाएं बिल्कुल ना के बराबर रह गई हैं, और जहां ये थोड़ी बहुत बची हुई है तो वो आप जैसे लोग जो मीडिया वाले हैं वो कम से कम उन बच्चों तक ये बात पहुंचाकर एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि शायद मैं कहता हूं कि कोई एक बात भी यदि किसी के कानों तक पहुंच जाए तो मैं कहता हूं कि आप जीवन को एक किसी व्यक्ति के सफल कर सकते हैं। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज का युवा अंदर से बहुत गुस्से वाला है जी, क्या कविता गजल आज के युवा की सोच को बदल सकती हैं? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, संगीत सुनते हैं, आप कुछ भी पठन करते हैं, पाठन करते हैं, लेखन करते हैं, नृत्य करते हैं, आप किसी भी कला से यदि जुड़ते हैं तो आप तब तक उसके साथ जुड़ ही नहीं सकते जब तक आपका मन संवेदनशील ना हो। वाह। और जिस व्यक्ति का रुझान इन कलाओं की तरफ होगा, ये आप मानकर चलिए कि वो व्यक्ति संवेदनाओं से भरा होगा, और जब व्यक्ति संवेदनाओं से भर जाता है तो उसके अंतस में इतना प्रेम उमड़ता है कि वो अपने साथ साथ औरों के भी जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है, क्योंकि उसके पास टोटल पॉजिटिव एनर्जी उसके आसपास घूमती है। वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि आज का युवा किताबों से दूर होता जा रहा है, उसको किताबों से नजदीक कैसे लाया जा सकता है? ये बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि आज के युवा, क्योंकि जो आजकल का दौर है वो चुटकियों का दौर है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी उपलब्धि हो, हम लिफ्ट से ऊपर जाना चाहते हैं, हम सीढ़ियों से रास्ते तय नहीं करना चाहते। तो क्या होता है कि जब हम लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो हमें ये पता है, आज यदि आपको पहले आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच हुआ करते थे, 5-5 दिन के मैच हुआ करते थे, धीरे धीरे वो वनडे में बदले, फिर उसके बाद 2020 में बदले, उसके बाद धीरे धीरे अब आजकल आईपीएल और पता नहीं कितने छोटे छोटे, क्योंकि आजकल किसी के पास वक्त नहीं है जी। हम बहुत कम समय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। हम धीरे धीरे, आप अपनी यदि सोशल मीडिया पर भी देखें तो आज हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 10 पेज की लघु कथाएं पढ़ें या उसको करें। हम चाहते हैं कि 2 मिनट की जो एक रील आ रही है बस उसको देखते हैं, और उसको भी हम सेकंड्स के तौर पे, जो रील हमारे को लगता है कि हाँ हमारे मतलब की है, हम उसको 1 मिनट या आधा मिनट देने की सोचते हैं। अदरवाइज नहीं तो हम क्या करते हैं कि उसको रील को बस स्क्रॉल करते चले जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ये रह गया कि हमें तुरंत जो चीज मिलनी है बस वो तुरंत मिल जाए। वाह 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 वाह। हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्या सफलता की अंधी दौड़ में इंसान को भीतर से खोखला कर देती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि, क्योंकि सफलता की दौड़, सफलता है क्या, कहीं ना कहीं विवेकानंद जी ने, मैंने एक जगह कहीं पर पढ़ा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी जी, कि सफलता का अर्थ ये है कि आपको छलनी में पानी भरना है। तो जब तक छलनी का एक भी छेद खुला रह जाएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। वाह। तो हमें सफलता हमारे जीवन को अंदर से खोखला नहीं करती, वो हमारा खोखलापन हमारा स्वयं का बनाया हुआ होता है। हम सफलता की तरफ अग्रसर होने का यदि हमारा मन होता है, तो जब सफलता का हमारा मन होता है तो हम उस सफलता को पाने के लिए प्रयास करते हैं। और सीधी सी बात यह है, एक जगह बहुत खूबसूरत किसी व्यक्ति ने कहा था कि असफलता का अर्थ सीधा सा ये है कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। क्या बात है, क्या बात। यदि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि आप सफलता का प्रयास पूरे मन से करें, और जैसा विवेकानंद जी ने कहा कि आप उसको छलनी की तरह भरने का प्रयास करें, तो सफलता ये भले हो सकती है कि वो 2 दिन के बाद मिले, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को सफलता ना मिले। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, हम चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे, क्या आज के दौर में साहित्य को भी वायरल होने का दबाव झेलना पड़ रहा है? देखिए, ये मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है जी। सही मायनों में जो सच्चा साहित्यकार होता है वो एक साधक की तरह होता है, वो साधनारत होता है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि मेरा साहित्य वायरल हो रहा है नहीं हो रहा है। मंचीय जो कवि
या शायर या कलाकार हैं, वो जरूर अपने आप को इस कसौटी पर देखते हैं कि मैं मंच पर कितना सफल हुआ या कितना असफल हुआ जी। क्योंकि जिनकी रोजी रोटी केवल उस मंच से चल रही है, तो उनके लिए ये मजबूरी है कि उनको उस मंच पर सफल होना ही है। वाह। लेकिन जो साहित्यकार है वो अपने साहित्य की साधना करता है, उस साधना में उसको किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं होती है। वो अपने मन से लेखन करता है, अपने स्वयं को भी आनंदित करता है और सामने श्रोताओं को या दर्शकों को भी आनंदित करता है, लेकिन वो किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं होता क्योंकि उसका लेखन उसके लिए किसी भी कसौटी का मापदंड नहीं है। वाह। उसकी सफलताओं का पैमाना नहीं है। कभी भी किसी की तालियां या किसी का पारिश्रमिक या किसी को वाहवाही मिलना उसके सफल साहित्यकार होने की निशानी नहीं होता। मेरा अपना ये मानना है। जी। तो मेरा मानना है कि आप अगर अच्छे साहित्यकार हैं तो आप कभी भी किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं होते, इसलिए आपका मन कभी भी अंदर से दम घोटू उस परिकल्पना के साथ पूर्ण नहीं होता कि यार मैंने ये लिखा, ये लोगों को पसंद नहीं आया और मेरा मन उसमें टूट जाए। वाह। तो हम एक साधनारत हैं, हम मां शारदे के उसमें चरणों में बैठकर साधना करते हैं और वो जो खुशी देती है, हम कुछ भी लिखते हैं वो सब माँ का प्रसाद होता है और माँ के प्रसाद में जो है वो हमेशा खुशी मिलती है, हमेशा आनंद मिलता है। इसलिए कभी भी मन में कोई भी नेगेटिव विचार कभी नहीं आ सकता किसी भी साहित्यकार के। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को भी, और मैं ट्रू मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ बैठकर चंद बातें आपसे कर की और अपने दर्शकों के साथ भी आपने रूबरू कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।